24 घंटे आप अपने बच्चे को कैसे मैनेज करें, क्योंकि 24 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम होता है और इस तरह के बच्चों के साथ आपको कई बार 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा बिताना भी मुश्किल हो जाता है। तो कैसे मैनेज करें इन लोगों को, इसके ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है कि 10-10 घंटे की एक्टिविटीज करते हैं, भाई हम तो इसको सारा दिन बिजी रखते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि अननेसेसरली आप अपने बच्चे को सेंसरी ओवरलोड कर देते हो, इतना ज़्यादा परेशानी में फंस जाते हैं। कौन सी एक्टिविटीज होनी चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। ये बिल्कुल नहीं बताया जाएगा आप 5 एक्टिविटीज करो स्पीच आ जाएगा, आप 10 एक्टिविटीज करो उसकी स्टिमिंग चली जाएगी, आप ये करो ये हो जाएगा, वो करो वो हो जाएगा। तो इस तरह की हाइप नहीं क्रिएट होगी, रियलिस्टिक जो बातें हैं वो करेंगे, वही आपको समझ में आएंगी। दूसरी बात ये कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है, हर बच्चे की नीड और उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उस स्टेज के ऊपर वो डिफरेंट होती है, हर बच्चे की सिवियरिटी अलग होती है, हर बच्चे की डिफरेंशियल डायग्नोसिस अलग होती है। तो आपको क्या पता कौन से बच्चे में कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए। कई बहुत ज्यादा समझदार लोग यूट्यूब पे बैठ के आपको बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, ये 5 एक्टिविटी करो स्पीच आ जाएगा, ये 10 एक्टिविटीज करो उसकी स्टिमिंग चली जाएगी, ये 2 एक्टिविटीज करो उसका फोकस बढ़ जाएगा। भाई टेक अ ब्रेक, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप अपने बच्चे पे कंसंट्रेट करो कि आपके बच्चे की क्या नीड है। मैं आपको कभी भी मैंने चैनल पर बैठ करके ऐसा कुछ नहीं बताया कि आप ये वाली एक्टिविटीज करो। मैं सिर्फ आपको अवेयर करता हूँ, गाइड करता हूँ कि आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे किसी चीज को समझना है, कैसे आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। वो सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पर करता हूँ। ये सब एक्टिविटीज बच्चे के हिसाब से डिजाइन और डिसाइड की जाती हैं और उसी से ही पता चलता है कि इस पर्टिकुलर बच्चे में हम लोग क्या क्या चीजें करें। ये जरूर हो सकता है कि अगर आप 20 बच्चे देख रहे हैं उनमें से 5 बच्चों को सेम एक्टिविटीज दी जाए, 5 को दूसरी, 5 को तीसरी, यानी सेट ऑफ ABCD, ऐसे 4 एक्टिविटीज हो सकती हैं। इसलिए कभी भी दिखाओ पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ वाली स्टोरी आपको माननी चाहिए कि आपके बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेसिस पे आप चीजें करें। सबसे पहले उसे प्रॉपरली असेस करवा करके उसका देखें। समटाइम्स तो ये भी देखने में आता, देखिए 2-3 जगह पर जाकर के डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकती है। आपके बच्चे को एक सिंपल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है, ADHD हो सकता है, और दूसरी बात उसको वर्चुअल ऑटिज्म हो सकता है, क्लासिकल ऑटिज्म हो सकता है। ये तो सारी ऑटिज्म वाली कैटेगरीज हो गई। उसके बाद एक विलफुल विड्रॉल होता है जिसमें साइकोलॉजिकल ओवरले हो सकता है, यानी आपका बच्चा जो है उसकी जो प्रॉब्लम हो साइकोजेनिक तो नहीं है, यानी आपके बच्चे की साइकोलॉजी से तो कनेक्टेड नहीं। चले बहरहाल, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 डायल कर सकते हैं, +91 जरूर लगा लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। टॉपिक पसंद आ रहा है फटाफट से लाइक का बटन दबा दें, क्योंकि आप क्या करते हैं देख करके निकल जाते हैं, लाइक तो दबाने, जब मैं नहीं बोलता हूँ ना लाइक ही नहीं करते आप लोग यार। तो लाइक तो कर दो यार, चलो लाइक करें। और हम लोग बात कर रहे हैं बच्चे के रूटीन को कैसे मैनेज करें, कौन कौन सी इसमें कैटेगरीज होती हैं। एक सिंपल मैंने आपको बताया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है जिसमें और कोई बात नहीं होती, सिर्फ स्क्रीन की वजह से या फिर बचपन से बच्चा क्लासिकली ऑटिस्टिक होता है या वर्चुअल ऑटिज्म होता है। उसके बाद दूसरी बात आ जाती है कि बच्चा साइकोजेनिक, यानी उसकी साइकोलॉजी से कनेक्टेड है, कि कुछ साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऐसा रहा जिसकी वजह से ये रेग्रेशन उसके अंदर आ गया या उसने विलफुली विड्रॉल कर लिया। तीसरी बात आती है कि उसको कोई सीजर हुआ, कोई और कॉम्प्लिकेशन हुआ, मैनिंजाइटिस हुआ, ऐसा डिजीज हुआ जिसकी वजह से उसने रिग्रेस कर लिया, हाई ग्रेड फीवर हो गया। ये सारे के सारे रीजन उसमें बन सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें, जैसे मैंने अभी सुबह भी एक वीडियो में बात किया, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर होता है। तो वो भी एक सिचुएशन हो सकती है जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन का डिफेक्ट आ गया, लेकिन वो किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से बाद में चीजें आ सकती है। तो आपको रिकग्नाइज करना है ABCD करके कि हमारे बच्चे को डिफरेंशियली डायग्नोसिस क्या बनता है, यानी उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है। उसके बेसिस पे उसकी एक्टिविटीज प्लान की जाती है, थेरेपिस्ट के साथ गाइडेंस पे आपको चलना पड़ता है। तो वो आप जरूर करिए। उसके साथ जैसे मैं बात कर रहा था कि पूरा दिन रूटीन कैसे करें, तो आप सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करें कि आपके बच्चे के लिए कि किस प्रकार की, किस तरह के स्कूल की रिक्वायरमेंट है। कई बार क्या होता है कि आप बड़ा एक ब्रांडेड सा स्कूल ढूंढ लेते हैं कि यार हमारे मोहल्ले में या हमारे घर में या हमारे सिटी में ये पर्टिकुलर स्कूल है, बड़ा डिमांड में स्कूल है। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे के लिए वो स्कूल, मतलब वो स्कूल उस बच्चे के कैपेबिलिटीज के हिसाब से ठीक भी है कि नहीं है, या आप सीधा हॉन्ट कर रहे हैं कि उसका बच्चा उस स्कूल में जा रहा है या मेरे सर्कल के ज्यादातर बच्चे उस स्कूल में जा रहे हैं तो वो उस स्कूल में जाना चाहिए। चलो जी, अब स्कूल हो गया। देन आप देखते हैं कि हमारे एरिया में कोई थेरेपी सेंटर है क्या। थेरेपी सेंटर में आप चले जाते हैं, वहां पर जाकर के सबसे पहले आपको पूरा डिप्रेशन में डाल दिया जाता है समटाइम्स।
ज्यादातर तो मैंने ये देखा गिल्ट में डाला जाता है कि आपकी वजह से ये हुआ, आपकी वजह से ये हुआ, आपकी वजह से ये हुआ, और अब ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ऐसे ऐसे करके आपको आना पड़ेगा। और ऐसा आपको कर दिया जाता है और हमें कि अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो आपके लिए कोई सहारा दुनिया में ही नहीं है, दुनिया यहीं खत्म हो जाती है। तो आप थोड़ा सा डर के या थोड़ा कॉन्शियस होकर के अपना काम करना शुरू कर देते हैं, थेरेपी सेंटर में जाना शुरू कर देते हैं। तीसरी बात यह आती है कि घर पर आने के बाद आपको किस तरीके से बाकी के दिन का रूटीन मैनेज करना है। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले आप अपने बच्चे की कैपेबिलिटीज के हिसाब से कोई स्कूल देखिए, लेकिन स्कूल नॉर्मल ही देखने की कोशिश करें, स्पेशल स्कूल देखने की कोशिश ना करें। इंडिया में भी इतनी एडवांसमेंट नहीं आई है कि आपको इंक्लूसिव स्कूल मिलते हैं, कि जहां पर आपको क्या होगा कि ऐसा स्कूल होगा 1 घंटा 2 घंटा स्पेशल क्लासेस में रखा जाएगा, उसके अलावा बाकी नॉर्मल होगा। या फिर कोई ऐसा स्कूल ढूंढ लीजिए, आजकल स्पेशल एजुकेटर्स कुछ स्कूल में होते हैं, अब पता नहीं वो कितने डेडिकेटेड है कितने नहीं है, ये भी अगला क्वेश्चन पूछा जाता है। सो बेटर यही होता है कि आप गली मोहल्ले के किसी नॉर्मल से स्कूल में अपने बच्चे को सबसे पहले भेजें, ताकि उसके 2 घंटा 3 घंटा तो वहां पास हो जाए। उसके बाद जब वो घर आ जाए, तो अगर आपको थेरेपी सेंटर ले जाना है, 1 घंटा जाने में लगता है, 1 घंटा आने में लगता है, 1 घंटा वहां पे लगता है, 3 घंटा आप देते हैं। इससे बेटर ये है कि कोई गाइड, कोई कोच ले लीजिए, या कोई अपना मेंटोर ले लीजिए, या ट्रेनर ले लीजिए जो आपको पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स दे। आप 1 घंटा घर पे ही प्रैक्टिस करें, लेकिन वो इमीडिएटली पूरा टाइम पे 1 घंटे में मत करें। 15-20 मिनट का सेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब टाइप का सेशन होता है। चाहे 15-15 मिनट करके दिन में 10 बार कर लीजिए उसको, लेकिन कोशिश ये करें कि 15 मिनट से ज्यादा, 20 मिनट से ज्यादा बड़ा सेशन अपने बच्चे को ना दे। वो हमेशा उसको सेंसरी ओवरलोड की तरफ ले जाएगा, और शुरुआत में वो इंटरेस्ट से 5 मिनट 10 मिनट करेगा, उसके बाद वो फॉर्मेलिटी पूरी करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इससे भी आप अपना काफी टाइम बचाएंगे। जैसे आप 1 घंटा थेरेपी सेंटर में जाने में लगाते हैं, 1 घंटा आने में लगाते हैं, 1 घंटा वहां, 3 घंटे 4 घंटे आपके दिन के खर्च हो जाते हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि दिन में आपने अगर 15-15 मिनट के 6 सेशंस लिए, तो 1.5 घंटा आपने घर पे खर्च किया, 1.5 घंटा और आपके पास बच गया। बाकी टाइम आप कोशिश कीजिए बच्चे के साथ इन्वॉल्व होइए, घूमिए फिरिए, बाहर उसको लेकर के जाइए, बाहर भी जरूर लेकर के जाएं। और ऐसे बच्चों को अगर आप स्विमिंग, स्केटिंग, वॉकिंग, साइकिल राइडिंग या इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी जो आप करवा सकते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो उनकी एनर्जी बर्न करने में उनको मदद करेगी, कोई भी एक एक्टिविटी ऐसी भी ज्वाइन करवा दें, जिससे कि वो थोड़ा रिलैक्स होकर के अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, क्योंकि रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन बच्चों के ब्रेन के लिए। तो आप कोई एक्टिविटी ऐसी ढूंढ लें जिससे कि ये बच्चे रिलैक्स हो जाएं, इनको थकान हो जाए, इनको थकाने की कोशिश कीजिए, लेकिन कोशिश करें 1-to-1 प्ले करें इनके साथ। आई मीन इनके साथ आप कोई ऐसा खेल खेलने की कोशिश करें जिसमें फोकस की जरूरत हो। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप टेनिस खेलने की कोशिश कर रहे हैं, आप फुटबॉल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ना देखे शुरुआत में, चाहे उनका हाथ पकड़ के पैर पकड़ के आपको करवाना पड़े, तो थोड़ा सा कोशिश करके ऐसी गेम्स में लगाने की कोशिश करें। यानी गेम प्लान, गेम उसको देना, गेम्स भी बहुत अच्छा रहे, जो आउटडोर गेम्स हैं इन पर्टिकुलर, इंडोर गेम्स नहीं कि आप घर के अंदर ही खेल रहे हैं। तो आउटडोर गेम ज्यादातर खेलेंगे, उसके अलावा साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग, स्केटिंग, स्विमिंग, इस टाइप की एक्टिविटी में से कोई एक एक्टिविटी आप ले लेंगे आधे घंटे 1 घंटे के लिए, वो आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। उसके बाद आप देखेंगे रोज रूटीन बन जाएगा, बच्चा थक करके रात को आराम से सोएगा। दिन में उसके साथ कई बार कडलिंग करने की कोशिश कीजिए, जैसे हम बच्चों को छेड़ते हैं ना, अपने पेट के ऊपर बिठा दीजिए, उसके साथ खेलने की कोशिश कीजिए, मजाक कीजिए, पिल्लो फाइट करने की कोशिश कीजिए। तो ऐसा करके मिक्सअप होने की कोशिश करें, उसके अंदर घुसने की कोशिश करें, उसकी जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है उसको दूर करके सेंस ऑफ सिक्योरिटी में बदलने की कोशिश करें। ये सारे एफर्ट जब आप करना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि आपके बच्चे बहुत आगे निकल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, कीप कमेंट।